चांद तारों सा रोशन जहाँ चाहिए उस जहाँ में, मगर मुझको तू तू चाहिए। चाहिए। क्या बात है कि बच्चों पर प्रेशर क्यों है इतना पढ़ाई का। अच्छा, प्रेशर ना बनाए तो फिर और करें भी क्या। 7th और 8th के बच्चों को हार्ट अटैक अच्छा, खत्म कहीं हो ना कहीं सकता गलती पेरेंट्स की दिखती है है। बिल्कुल। कि वो एकदम हावी है कि हमने इतना पैसा लगाया, हमने इतना टाइम दिया और तुमने ये नहीं करा, तुमने वो नहीं करा, तो शायद वही कारण सुसाइड का बनता होगा। तो कहते हैं सर इतना पैसा नहीं आ पाता है, हम दिन में एक ही समय खा पाते हैं। ओहो, तो आजकल बड़ा बवाल हिस्ट्री पर फैला हुआ है। हमने अभी खबर में सुना कि औरंगजेब, बाबर और जितने मुगल बादशाह हैं, हिस्ट्री को चेंज करके एनसीईआरटी में बुक रखी जा रही है। गुरुद्वारा बनाया, उसके लिए उन्होंने जगह भी दी थी। अच्छा, अकबर ने। अकबर ने लैंग्वेज जिंदा है तो देश जिंदा है। हाँ, ये तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप पैदा हो गए हैं और आप में गुण ना। ये आखिरकार में दुनिया पैसे से ही चलती है, और जब तक माता पिता है तभी तक पैसे हैं। हाँ। सुना है बेटियां बेटियां आंगन की चिड़िया होती हैं बाबा, मुझे खूंटे से क्यों बांधा, मुझे उड़ना सिखाते तो। वाह, क्या बात है। आज के पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं एक एजुकेटर, ऑथर और केशलता इंटर कॉलेज जो है उसमें आप वाइस प्रिंसिपल हैं। साथ ही आपकी शख्सियत में इतनी सारी चीज़ें हैं कि वो आपको खुद बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 10 से ज़्यादा बुक्स लिखी हैं, 35 से ज़्यादा नेशनल अवार्ड मिले हैं, गवर्नर ने भी अवार्ड दिए हैं और मेनका गांधी जी ने भी अवार्ड दिए हैं। तो इतनी सारी चीज़ें एक शख्सियत में हो तो बनता है कि पूछना चाहिए भाई ये सब कैसे है। साथ ही बच्चों को जो पढ़ाती हैं और बच्चों का जो क्वेश्चन है, जो स्ट्रेस है, जो कंपटीशन का लेवल है, उसको किस तरह से तैयारी कराती हैं, ये सारी चीज़ें एक ही शख्सियत में है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर प्रोफेसर निशा शर्मा जी। जैसा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी आपका। बात करते हैं क्योंकि आप बच्चों से जुड़ी हैं, तो हमारे पेरेंट्स भी जानना चाहेंगे कि बड़ा सवाल है कि बच्चों पर प्रेशर क्यों है इतना पढ़ाई का। अच्छा, प्रेशर ना बनाए तो फिर और करें भी क्या। तो हम जानना चाहेंगे क्या इस प्रेशर को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। मुझे लगता है मैं इसका जवाब एक तरीके से दूंगी जी। एक बार मोदी जी किसी जगह अपना महिलाओं को संबोधित कर रहे थे, घर की घरेलू महिलाएं बैठी हुई हैं सारी, उसमें से एक महिला ने प्रश्न किया कि मोदी जी मेरा बेटा मोबाइल बहुत देखता है। तो स्वाभाविक बात है, ऐसा होता तो दूसरा आदमी हमेशा कहता है अरे बड़ी बुरी बात है, नहीं देखना चाहिए। बट उन्होंने आंसर ये पूछा अपनी तरफ से, क्या देखता है मोबाइल में, क्या देखता है। तो उन्होंने कहा गेम खेलता रहता है पूरा टाइम। तो मोदी जी ने पूछा वो गेम आप खेल सकती हैं, क्या वो गेम इजी है, आप खेल सकती हैं। उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा देखता क्या है, खेलता क्या है, ये जानना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कंपैरेटिवली ये देखने की कि वो सिर्फ मोबाइल देखता है। जवाब अच्छा है ना। आप बचपन से बच्चों को देखिए, पैदा होते ही बच्चों को आप कुछ मत बताइए, आप उसे मोबाइल दे दीजिए, वो अनलॉक कर लेगा, उसको खेलने लेगा। इसका मतलब हम जो पिछले जन्म में मरे हैं कहीं ना कहीं अपने दिमाग को साथ लेकर वापस आए। तो आपको बच्चों को समझना पड़ेगा। दूसरी चीज, जनरेशन डे बाय डे चेंज हो रही है और हमारे मानक भी चेंज हो रहे हैं। अब पहले होता था कि आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। अभी ये कि अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, गायन में हैं, पेंटिंग में हैं, तो भी आप मेन मुद्दा क्या, अर्निंग। मेन मुद्दा अर्निंग, कि तुम्हें हमारे सामने बुढ़ापे में हाथ ना फैलाना पड़े, हमें तुम्हारे लिए परेशान ना होना पड़े। तुम म्यूजिशियन ही बनो, इतनी अर्निंग कर लो कि तुम मस्त राम लाइफ जियो, हमको भी परेशान ना करो। सभी पेरेंट्स की प्रायोरिटी है कि तुम खुश रहो। लेकिन अभी क्या उन्हें ये लगता है कि शायद कुछ और गुण नहीं है तो पढ़ के ही कर लो। तो जब इन बच्चों में ऐसी चीज नहीं दिखती तो वो, लेकिन मुझे लगता है आपके पैसे से और आपके बच्चों के किसी भी और चीज से ज्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ। अगर आप देखें आजकल आप कितने खराब केसेस देखते हैं, 7th और 8th के बच्चों को हार्ट अटैक, 11th के बच्चों को हार्ट अटैक। हम ये लाइफ देना चाहते हैं। अगर बच्चा जिंदा रहेगा तो कुछ ना कुछ करेगा डेफिनेटली। तो पेरेंट्स को चाहिए कि अपने साथ उनका इतना एक बॉन्डिंग क्रिएट कर लें कि तुमको क्या परेशानी है तुम हमसे कह सको, और हमारे पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम ओवर रिएक्ट ना करें।
हम समझें बात को कि वो हमसे क्या कहना चाहता है। तो अपने बारे में और कुछ आप बताइए। इतना तो मैंने थोड़ा सा बताया है, बुक्स आपने लिखी हैं, आपको अवार्ड मिले हैं, ले जानना चाहेंगे कि अवार्ड आपको कहाँ कहाँ से मिले हैं। जो अपने एजुकेटर के सबसे पहले पड़ाव को जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया वो ये कि 2024 में एजुकेशन के फील्ड में मुझे पद्मश्री नॉमिनेशन मिला। मैं तीसरे पड़ाव में जा नहीं पाई, वहाँ मैंने नहीं किया अभी तक। इसका मतलब चीज़ें अभी भी कमी रह गई है। आपने कहा ना कि इतना कुछ किया है, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं कोई कमी है। अभी पद्मश्री के लिए नाम पूरी तरह जा नहीं पाया। और अवार्ड्स ये कि मुझे महाराष्ट्र मिनिस्ट्री का भी अवार्ड मिला है और मध्य प्रदेश का भी, उत्तर प्रदेश का भी। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान में भी मेरा नाम गया था। अवार्ड इतने सारे हो गए कि मैं भूल जाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं याद रखूं कि मुझे पद्मश्री नॉमिनी मिला है, बस वहां तक पहुंच जाऊं। अच्छा ये याद है जो नहीं मिला। अच्छा, अभी हमने आपके बारे में पढ़ा तो पता चला कि बहुत सारी बुक्स आपने अलग अलग टॉपिक पर लिखी हैं। तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिस पर आपने बुक लिखी है? देखिए, 2 तरीके से बुक्स को लिखा है मैंने। पहला तो ये कि जो छोटे बच्चों की कहानियों की किताबें हैं, जिसमें मेरी सबसे जो फेवरेट है वो है नंदिनी। ये हम लोगों के काफ़ी सारे जब को ऑथर्स मिलते हैं तो डिफरेंट कहानियों का हम एक कलेक्शन रखते हैं। उसमें एक बुक आई थी और काफ़ी सारे और भी किताबें हैं और भी सारे उसमें छोटी-छोटी कहानियाँ, लघु संग्रह हैं, जो कि हमारी कोशिश है कि एनसीईआरटी में वो जाए। क्योंकि छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा जो सीखते हैं मुझे लगता है जानवरों से। आप जनरली देखते होंगे कि बच्चे उनकी नकल, उनकी बातें वो बहुत जल्दी हाँ, सीखते हैं। सही। तो हम कहानियों के माध्यम से, चाहे कितना भी बड़ा बच्चा हो, अगर आप उसे कुछ सिखाना चाहते हैं, और जैसे कि मैं हिस्ट्री के भी प्रोफेसर हूँ, तो मुझे लगता है कि सरल तरीका कहानी से अगर आप उसे बताते हैं तो वो बहुत जल्दी सीखता है। तो पहला पार्ट तो ये कि हमने कहानियां ली हैं। ठीक है। दूसरा ये कि शोध पत्र मैंने काफी सारे लिखे हैं, तो उनका कलेक्शन है। और तीसरा ये कि चूंकि मेरी पहली पीएचडी हिस्ट्री में है, तो हमारी हिस्ट्री की किताबें, रिसर्च पेपर और चैप्टर्स मिलते हैं। आर्यव्रत, जैसा कि आपने मुझे बताया, यहाँ अभी ऑडियंस को बताया कि राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल मैडम ने बुलाया था, वो मेरी बुक आर्यव्रत के लिए, वो हिस्ट्री की मेरी बुक थी। 3 साल पहले उन्होंने लखनऊ में बुलाया था। क्या लिखा था इस बुक में आपने? मैम, ये कंपटीशन लेवल की बुक है जी, और 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। बच्चों के बेसिक्स के लिए, प्री मिडेबल और मॉडर्न, तीनों पीरियड्स इसमें हैं। अच्छा। ताकि सभी बच्चे वहां तक तो पहुंच ही सकते हैं आसानी से, ट्रिक्स के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से, कि कंपटीशन लेवल निकालने के लिए आराम से यूपीएससी के लिए वो तैयार हो जाए। अच्छा जी। और दूसरा, एक बुक आई है मेरी पॉलिटिकल साइंस की पार्ट 1, और अभी पार्ट 2 रिसेंटली 3-4 दिन में आ जाएगी। वो हमारा कहना यह है 11th-12th के स्टूडेंट्स के लिए कि एनसीईआरटी की जो 11th-12th की किताब है, इतनी बार एक ही लाइन को रिपीट किया गया है, उतना प्रॉपर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है। बाकी जैसा भी सरकार ने उस किताब को रखा होगा, हम ये नहीं कहते कि उसमें कुछ गलतियां हैं, उसको बेहतरीन कैसे और बनाया जा सकता था, इसके हिसाब से हमने नई पॉलिटिकल साइंस की बुक को लॉन्च किया है। अच्छा। एक बुक हो चुकी है, दूसरी और है। हम चाहते हैं कि किसी तरह हम मिनिस्ट्री तक अपनी इस किताब को पहुंचाएं, वो खुद इसका अध्ययन करें और देखें कि इसमें हमने क्या नई चीजें दी हैं जो 11th क्लास के और 12th क्लास के बच्चों को दी जा सके। जो एनसीईआरटी में आपके इंक्लूड करी जाए। जी बिल्कुल। अच्छा, इस लेवल तक आप लिखते हैं। कोशिश की है। बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत सारी बुक्स में आपने एक बुक ऐसी भी लिखी है जिसका नाम है लव रिवर, क्या है इसमें? ये कलेक्शन है अच्छा। कविताओं का। इसमें काफी सारी कविताएं हैं, इसमें और भी लोगों ने अपना कलेक्शन रखा है, इसीलिए इसे लव रिवर का नाम दिया अच्छा, गया है। अच्छा, अच्छा। और ये लखनऊ की कोई संपादक थी, मुझे याद आता है 4-5 साल पहले, तो उन्होंने इसमें कविताओं का सिलेक्शन किया और कलेक्शन कर दिया, तो उसी में मैंने भी अपनी 4-5 कविताएं दी थी। अच्छा, अच्छा। नीट की बात करें तो नीट की तैयारी करते करते कोटा में देखिए कितने सुसाइड केस हो गए, तो अना पे बच्चे ले जाते हैं कि नहीं हमको यही कंपटीशन निकालना है। ऐसी स्थिति में जब वो 2-4 साल किसी भी चीज की तैयारी कर लेते हैं, जैसे नीट की कर ली या इंजीनियरिंग की कर ली उन्होंने, उसमें क्वालिफाई नहीं होते तो 3-4 साल बर्बाद होने के बाद ऐसी स्थिति में बच्चे क्या करेंगे? देखिए, वैसे तो डेफिनेट बात है कि जब जो आपने संकल्प ले लिया तो विकल्प नहीं होना चाहिए। हाँ। लेकिन अब अगर विकल्प सोचना ही पड़े
तो ऐसा तो नहीं है कि 4 साल आपने कुछ भी तैयारी नहीं करी और आपने कुछ सीखा नहीं। बिल्कुल वैसे जैसे यूपीएससी की तैयारी करने वाले बहुत सारे बच्चे अगर यूपीएससी क्लियर ना भी कर पाए तो उसके साथ में वो लोअर सारे एग्जाम क्लियर कर लेते हैं क्योंकि इतनी पढ़ाई उन्होंने की है। तो हमें नीट के बच्चों को भी पैरेलल ये बात बताना पड़ेगी कि ये नहीं होगा तो तुम्हारे पास विकल्प हाँ, ये है, हाँ, तुम ये नहीं कर पाते हो तो ये कर लोगे, लेकिन जिंदा रहो, जिंदा वापस आओ हमारे पास बिल्कुल और सही। हमसे डिस्कस कर लो कि अब ये परेशानी हो गई है तो तुम्हें क्या करना है। अगर आप अपने बच्चों से इस हद तक प्रेम करते हैं तो, क्योंकि अना का तो सवाल जब आ जाता है ना तो फिर वो कहीं पर भी नहीं अच्छा, खत्म कहीं हो ना सकता। कहीं गलती पेरेंट्स की दिखती है बिल्कुल। कि वो एकदम हावी है कि हमने इतना पैसा लगाया, हमने इतना टाइम दिया और तुमने ये नहीं करा, तुमने वो नहीं करा, तो शायद वही कारण सुसाइड का बनता होगा। मैं एक एग्जांपल दूंगी हाँ मैम जी, इसके बिल्कुल। लिए। एक पेरेंट्स से उनका बच्चा 12th में फेल हो गया हम्म, और ये अखबार में निकला, ओरिजिनल स्टोरी है। हाँ, उसके फादर साहब ने पार्टी दी शाम को, बच्चे के फादर साहब ने इवनिंग में पार्टी दी, सब लोग आए कि क्या रहा, बोलता है ये ना इस बार बहुत मेहनत की मेरे बच्चे ने, लेकिन ये ना किसी तरह अच्छे नंबर लाके पास नहीं हो पाए, लेकिन इस बार ये बहुत अच्छे नंबर लेके पास होगा। कोई भी इसको उल्टा सीधा सवाल करके कि अरे तुम तो फेल हो गए, मैं नहीं चाहता परेशान करे, मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा हाँ, अच्छे माहौल में इस पूरे 1 साल तैयारी करे और ब्लास्ट नंबर लाए। सही। तो मैं आप सबको बिल्कुल खुले तौर पर निमंत्रण देता हूँ, खाइए पीजिए आनंद कीजिए, लेकिन आप इसको परेशान नहीं करोगे। हाँ, ये बहुत बढ़िया नंबर Yes. लेके आएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। हाँ, तो अगर हम जिंदगी के पैरेलल 1 साल दे सकते हैं अपने हाँ, बच्चे को तो हमें जरूर देना है। और हम ये करना ही चाहिए कि हमारे बच्चे, हम्म, आप जिस देश में रहते हो उसमें क्या चाहते हो कि आपके यहाँ के लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने यहाँ का काम अच्छे से करें, तो आप बच्चों को मेंटल उपज भी अच्छी दीजिए। हम्म, उनके लिए आखिरी विकल्प ना लगे कि ये नहीं कर पाया तो अब घर नहीं जा सकते। ऐसा ही बना दिया माहौल। यही माहौल हाँ, है। ऐसा बना दिया कि बच्चे अगर गए हैं कंपटीशन की तैयारी करने और फिर वो ये कहते हैं अब मैं क्या मूल्य के घर जाऊं, घर नहीं जा तो वो सकते। फिर वो सुसाइड कर लेते हैं। बहुत ही मतलब विडंबना है, या क्या कहें कि किस तरह का माहौल माँ बाप ने बना दिया या बच्चों ने खुद। ये आपकी बात सही है कि बच्चा जो करना चाह रहा है कम से कम उसे देख लो कि बिल्कुल। क्या करना है उसमें। पेरेंट्स को तो कहना पड़ेगा मैडम, हाँ। बच्चा नहीं बनाता, बच्चे ने तो जो अपने माँ बाप की आंखों में देखा वो तो उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा हम्म, कि अगर मैं गया तो मेरे साथ ऐसा होगा। वहीं आप उसकी जगह कह दे नहीं होता कोई बात नहीं, तुम वापस आ जाना, हाँ, फिर ये देखते कह हैं क्या दे, हो हाँ, सकता ये है, कह दे। जो हो सकता होगा देखा शायद यही नहीं कहते हैं। बस यही बहुत से नहीं। बच्चों के मुंह मैंने सुना है कि हमारे पेरेंट्स ने तो नहीं बहुत डांट के भेजा है कि हमें यही करना है, अब हम इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तो बड़ा तकलीफ सी होती है कि कैसे पेरेंट्स हो तुम कि ये कह के भेजोगे कि यही करना वरना मत करना, तो वो क्या करेगा। तो ऐसे पेरेंट्स को देखना चाहिए कि उन्होंने क्या किया क्या हुआ है। किया है, हाँ, वो क्या बने। बिल्कुल सही बात है। जो हम नहीं बने वो बच्चों हाँ, को बनना ही पड़ेगा, ये तो हाँ, और भी ज्यादा तकलीफ दे बात। हाँ। अच्छा, हम लोग कंपटीशन की बात कर रहे हैं, तो कंपटीशन में क्या होता है कि कोचिंग जरूर होती है, ज्यादातर होती है, तो आपसे जानना चाह रहे हैं क्या बिना कोचिंग नहीं होता है। बहुत सारे आपको ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे मैडम जिसमें बच्चों के पास कोचिंग करने के पैसे ही नहीं होते हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल, और होते हैं तो बहुत कम होते हैं। हाँ, तो जिनके पास नहीं होते हैं वो बच्चे भी, जब आपके पास कोरोना का टाइम पीरियड था और आपके पास नेट फ्री था तो आपकी मर्जी थी, या तो आप पिक्चर्स देख लीजिए या तो आप पढ़ लीजिए। बेशक। तो अगर आपने संकल्प ले लिया है कि मुझे जीवन में कुछ करना है तो कोई नहीं रोक पाएगा आपको, फिर कोई बाधा ही नहीं है किसी चीज की। लेकिन अगर आपको जबरदस्ती कराया जा रहा है तो आपको चाहे कोचिंग करा दी जाए चाहे ना करा दी जाए, आप नहीं कर पाएंगे। आपने खान सर का नाम सुना होगा जो बिहार में कोचिंग हाँ, देते हैं बच्चों को। वो एक एग्जाम्पल दे रहे थे कि मेरी क्लास में एक लड़की थी बहुत पतली दुबली, बोले मैंने उसको एका मैंने कहा कुछ खाया करो नहीं तो हवा में उड़ जाओगी। तो कहती है सर इतना पैसा नहीं आ पाता है, हम दिन में एक ही समय खा पाते हैं। हाँ, तो ये है कि बच्चे का दृढ़ प्रतिज्ञा कितना है कि कैसे भी करके मुझे मैनेज करना है और पढ़ना है। एक टाइम खा रहे हैं लेकिन पढ़ रहे हैं। हाँ, तो बहुत सारी ऐसी फिजिक्स वाला आप वहाँ चले जाइए, या तो अगर आप वहाँ नहीं कर सकते तो आप ऐसी कोचिंग के लिए भी तो ट्राई कर सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग चलती है, ऐसी कोचिंग के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। आजकल बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, फ्री देते हैं, आप पढ़ सकते हैं वहाँ से भी। आपने 5 सब्जेक्ट में एमए किया और डॉक्टरेट भी आपने किया है, तो किस किस सब्जेक्ट में एमए किया आपने। मेरा जैसे कि हिस्ट्री में मेरी पीएचडी है तो जाहिर है कि हिस्ट्री में मेरा एमए है। पॉलिटिकल साइंस वो मैंने बुक भी उस पर मेरी आई है,
पैरेलली हिंदी, मुझे हिंदी में किताबें लिखने से पहले एमए करना पड़ा, ये देखने के लिए कि विधाएं कितनी अलग होती हैं। अगर हम अपने ऊपर कुछ लिखते हैं तो क्या डिफरेंट होता है, निबंध लिखते हैं तो डिफरेंट क्या है, तो समझने के लिए अच्छा। एक हिंदी में एमए किया। इग्नू से एमसीए है मेरा, जो कि मास्टर्स है मेरा, अच्छा। और एमएड, बीएड के बाद एक M.Ed, एमएड किया हाँ। मैंने, और एजुकेशन में ही मेरी दूसरी पीएचडी भी है। तो इसी के रिगार्डिंग की आगे जो किताबें आ रही हैं, क्योंकि एजुकेशन में भी किताबें आई हैं, रिसर्च एनालिसिस बच्चों को सबसे ज्यादा टफ लगता है। इस पर मेरी 2-3 किताबें आई हैं, रिसर्च एनालिसिस को लेकर के, रिसर्च मेथोडोलॉजी को लेकर के। वो मुझे लगता है जरूरी भी है कि बच्चे समझें कि रिसर्च की मेथोडोलॉजी में वो क्या डिफरेंट कर सकते हैं। अच्छा। आपने पीएचडी हिस्ट्री में किया है, तो आजकल बड़ा बवाल हिस्ट्री पर फैला हुआ है। हमने अभी खबर में सुना कि औरंगजेब, बाबर और जितने मुगल बादशाह हैं, हिस्ट्री को चेंज करके एनसीईआरटी में बुक रखी जा रही है। तो क्या माने कि जो पहले के ऑथर थे उनकी अक्ल पर सवालिया निशान है क्या? जिस समय का जो भी इतिहासकार होता है, वो अपने तरीके का इतिहास लिखता है। अब इस समय जो परिवेश है उस तरीके का, इस समय जो भी राइटर होगा वो कोशिश करेगा मैं इसी परिवेश पर लिखूं। उस समय के जो राइटर थे 10 साल पहले, वो कोशिश करते थे मैं उसी परिवेश पे लिखूं। सरकारें जैसी जैसी होती जाती हैं, परिवेश भी चेंज होता जाता है, लेकिन पैरेलली हमें सब जगह से पॉजिटिव चीजों को लेने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी तो जो सरकार कर रही है हम सवालिया निशान नहीं लगा सकते। हमें पॉजिटिव चीजें ये लेनी चाहिए कि उस समय भी ऐसा हुआ था कि जो आप नाम ले रही हैं कि अकबर और सारे, अकबर के टाइम पीरियड में सारे धर्म के लोगों को एक लाइब्रेरी थी जहाँ पर अनुवाद वो करवाते थे फारसी में, ये जानने के लिए कि हिंदुस्तान के लोग क्या पढ़ते हैं, रामायण, महाभारत, यहाँ तक कि गुरु ग्रंथ साहिब को भी उन्होंने पढ़ करके सुना था कि मेरे को सुनाइए आप कि इसमें लिखा क्या है, क्योंकि उन्होंने सुना कि हमारे खिलाफ कुछ लिखा है, लेकिन उन्होंने सुना तो खिलाफ नहीं था। अच्छा। जिसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है कि फिर उन्होंने अमृतसर में गुरु ग्रंथ जो उनका गुरुद्वारा बनाया उसके लिए उन्होंने जगह भी दी थी। अच्छा। अकबर ने। अच्छा। तो चीजें जिस जगह से जहाँ हुई है वहाँ पॉजिटिव भी हुई है, जहाँ निगेटिव चीजें मिलती हैं वहाँ निगेटिव भी है। लिखा हर जगह का, इतिहास को पढ़ने के तरीके ही है, ये तरीका ही इतिहास को पढ़ने का ये है कि या तो आप उसे लिटरेचर में पढ़ते हो तो 2 तरीके के, एक तो इंडियन लिटरेचर और एक फॉरेन लिटरेचर। तो यहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, ये आप लिखा हुआ है तो पढ़ पा रहे हैं। वहाँ और लोग जो हमें देखते थे, जैसे जब चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ शादी हुई, बाहर से लोग आए तो उन्हें समझ में नहीं आते थे कि क्या नाम है चंद्रगुप्त, तो उन्होंने नाम ही चेंज कर दिया, अपनी चीजों को लिखते हैं। अभी भी आप यूपीएससी के पैटर्न पे जाएंगे तो पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त का नाम वो लोग क्या बोलते हैं, हेरोडोटस, डेरोकोटस, डिफरेंट नाम है, क्योंकि उन्हें हमारे नाम समझ नहीं आते। तो चीजों को समझने और पढ़ने का सिर्फ एकमात्र तरीका है किताबें, और किताबें हर काल में बदलेंगी, चेंज होंगी, आगे बढ़ेंगी, क्योंकि जिस तरीके का परिवेश होगा उस तरीके की लोग किताबें लिखेंगे। तो हमें बस ये एंजॉय करना चाहिए कि अब जो लिखा है वो पढ़ लीजिए, आगे जो हमारे बच्चे लिखेंगे वो पढ़ लेंगे। यही कर सकते हैं। ये सही कहा कि जो आज लिखा है वो पढ़ लो, फिर आगे जो लिखा जाएगा वो पढ़ ले, आगे की जनरेशन किस तरह से देखेगी, क्या लिखेगी। लेकिन आपने ये बात भी ठीक कही है कि पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए। अब जो बादशाह, मुगल बादशाह थे, उनको एक निगेटिविटी की तरफ ले जाके उनका वैसा रूप, विलेन का रूप दिखाया जा रहा है हमें। तो जो बच्चा पढ़ेगा तो वो मुगल बादशाह के बारे में क्या पढ़ेगा? नहीं, अभी तो वो सब चीजें है ही नहीं, अभी वो सब नहीं पढ़े, अभी उसकी जगह चीजें और कोई चैप्टर्स आ गए, तो निगेटिविटी भी नहीं दी है। आप इस बात से भी बेफिक्र रहिए, निगेटिव भी कोई पॉइंट है ही नहीं। अच्छा। पॉइंट ही नहीं है कोई। उस चीज को, सिलेबस को पैरेलली जो कुछ और, जैसे विजयनगर साम्राज्य दे दिया गया है, मराठा का चैप्टर दे दिया गया है, तो ये चैप्टर सभी इंक्लूडेड है, तो निगेटिविटी भी नहीं है। आप इस बात से भी बेफिक्र रहिए। आपको अगर अकबर बादशाह और औरंगजेब पर लिखने को कहा जाए तो क्या लिखेगी? मैंने लिखा है क्या? मेरी अब चूंकि तब तक तो ये चीजें बदली नहीं थी, जब आर्यभट्ट मैंने लिखी थी तो उनके बारे में लिखा है। मेरा एक रिसर्च पेपर आया था कि अगर हिंदुस्तान का बादशाह औरंगजेब ना होता और इनका भाई होता तो हमारा हिंदुस्तान कैसा होता। ये मैंने लिखा है, मेरा रिसर्च पेपर है इसके ऊपर। क्योंकि 5 भाई थे, दारा शिको, आपने नाम सुना होगा। तो दारा शिको बहुत ऑनेस्ट और काइंड पर्सन था कंपैरेटिव टू औरंगजेब। तो मैंने ये रिसर्च पेपर में डाला है, सभी लोग डालते हैं। आप ये
मैंने कहा ना, जैसा परिवेश होता है इतिहासकार जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं होता तो कैसा होता। तो इतिहास तो साक्षी है कि चेंजेस होंगे और होते रहे और आगे भी होंगे। तो हमें सिर्फ पॉजिटिव चीज लेनी है कि तब क्या था, अब हमने क्या सीखा और आगे क्या सीखने को मिलेगा। और एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि हर बच्चा टॉपर क्यों बने, ये बताइए। क्या जरूरी है कि हर बच्चे को टॉपर ही बनना है? नहीं, मेरे तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 7th और 8th में पेंटर बन गए। हाँ, और उनकी बहुत अच्छी अर्निंग है। हाँ, वो बहुत अच्छी अर्निंग है उनकी। मैं एक बच्चे का नाम लूंगी, उसका नाम है विधि राजगढ़िया। वो यहाँ बरेली में ही राजगढ़िया वालों की बेटी है। 7th में पढ़ती थी शायद जब वो उसने बड़े बड़े राजनेताओं को अपनी बड़ी बड़ी पिक्चर्स देना शुरू कर दिया था। और उस समय महात्मा बुद्ध की उसकी पेंटिंग 7,000 रुपीज की थी। अभी वो 11th या 12th में पढ़ती है। तो मुझे नहीं लगता कि और अब बहुत सारी पेंटिंग्स उसकी आराम से सेल होती हैं। मेरी जो स्टूडेंट है पलक चौहान, उसकी पेंटिंग थी जो मैंने अभी पॉलिटिकल साइंस के कवर पेज पे ली। अच्छा। हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ, और वो सही बच्चे टॉपर्स हैं, नहीं, वो अपने काम में टॉपर। अच्छा, काम में टॉपर। आपको उनके बढ़िया समकालीन कोई बढ़िया आर्टिस्ट नहीं मिलेगा। कितना छोटा बच्चा, और अभी उसने बड़ी अच्छी वर्कशॉप रखी थी जिसमें बहुत सारे बच्चे सीख रहे हैं नई नई चीजों को, छोटी छोटी बारीकियों को। मुझे नहीं लगता कि टॉपर सिर्फ पढ़ाई वाला बच्चा ही होगा। सचिन तेंदुलकर 10th पास थे, फेल नहीं कहूंगी। तो मुझे लगता है कि जो बच्चे हैं वो अपने अपने क्षेत्र में बढ़िया करते रहे। कहीं भी रहो टॉपर रहो, कहीं भी रहो टॉपर। हाँ, सही बात है। क्या मतलब है कि सिर्फ पढ़ाई में टॉप। अच्छा, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सीरियसली अगर हम उनके बारे में बात करें तो कितने घंटे उनको आमतौर पर स्टडी करनी चाहिए? मैंने बचपन से आज तक सारे कंपटीशन लेवल वाले बच्चों के लिए मिनिमम 6 घंटा सुना है। बस मिनिमम 6 घंटा, मिनिमम 6 घंटे का मतलब है कि आप मन लगा के मिनिमम 6 घंटे पढ़िए। मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू सुने पढ़े, उसमें उन्होंने कहा कि कम से कम 6 घंटे तो हम देते ही थे। अब अगर वो ऑफिस जाते थे तो भी उनको 6 घंटा देना है, और वो नहीं जा रहे हैं तो भी। तो डिपेंड करता है कि तुम किसी भी सब्जेक्ट को समझने में कितनी देर लगाते हो। तुम्हें टाइम देना पड़ेगा सब्जेक्ट को। जब आप टाइम देने लगोगे तो किताब आपको, और आप उसे समझने लगोगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अगर आप कोई पेज खोलें और आपको वो पेज नंबर पता है, आप किसी आदमी से रोज मिलते हैं, एक किसी से आप कभी कभी मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल। जिससे आप रोज मिलते हैं एकदम देख के पहचान लेते हैं कैसे। लेकिन आप जैसे कभी कभी मिलते हैं, वो भी आपको पहचानने में देर करेगा और आप भी। बिल्कुल वही आपका और किताबों का संबंध है। रोज मिल रहे हैं तो वो भी आपको जानती है, आप भी उसे जानते हैं। वरना तू कौन मैं कौन। बहुत मैं सही। इसके ऊपर आपको अपनी कविता बताती हूँ, जो आपने कहा ना कि एक मेरी कविता है, उसका नाम है तू। अच्छा। तू का मतलब है कि जो महिलाएं, उनके जो, चाहे वो हाउसवाइफ हैं या वो जॉब करती हैं, जो आपने कहा कि पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं नहीं बना तू बन जा, तो वो तू वही है। अच्छा। तो तू है वो पोजीशन जो एवरीबॉडी वांट्स इन देयर लाइफ, कि यार ये मुझे मिलनी चाहिए। तो वो मेरी बड़ी फेवरेट है मैडम। और मुझे लगता है कि वो सभी को रिप्रेजेंट करती है कि चांद तारों सा रोशन जहां चाहिए, वाह, चांद तारों सा रोशन जहां चाहिए, उस जहां में मगर मुझको तू चाहिए। क्या बात है। जिंदगी में मेरे हो कमी ना कोई, जिंदगी में मेरे हो कमी ना कोई, पर बिन तेरे जिंदगानी नहीं चाहिए। क्या बात, बहुत सुंदर। वही पोजीशन। सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन दिल में एक दर्द रहता है कि कुछ मिला नहीं। वो नहीं मिला। वो है क्या? वो क्या है कि, और आप हमेशा उसका ड्रीम देखते हो कि भगवान कभी तो वो पोजीशन मुझे मिले कि रोजाना तेरा मुस्कुराना तेरा, रोजाना तेरा, रोज मुस्कुराना तेरा, रोजाना तेरा मुस्कुराना तेरा, राबता मुकम्मल मुझे चाहिए। तू तो मशहूर है
दिल लगी के लिए, तो एवरीबडी मशहूर है। वांट्स, लेकिन मिलता नहीं। हाँ तू तो मशहूर है दिल लगी के लिए, जिक्र अपना जुबां से तेरी चाहिए। क्या बात। तू बोले कि ये पास हाँ हो गए, बस यहाँ आ गए, यहाँ ये आ गए। पोजीशन इन्हें मिल गई। हाँ और सबसे एक खूबसूरत बात जो इसमें कि मैं अपना नाम आपको कैसे याद कराऊं, हाँ उसके लिए ये पैराग्राफ है गजल कि की लैंग्वेज में से मक्ता कहते हैं। मक्ता कहते हैं, बिल्कुल सही बात है कि तेरे शहरों की रंगीन आब व हवा, तेरे शहरों की रंगी रंगीन आबो हवा। आब व हवा, बस सुकून की मुझे एक निशा वाह चाहिए। बहुत अच्छा। माना दुनिया है तारों की रोशन मगर, 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 रहने के लिए तो जमी चाहिए। क्या बात है। रहने के लिए तो जमी चाहिए, चांद तारों सा रोशन जहाँ जहाँ चाहिए। चाहिए, चांद तारों सा रोशन जहाँ चाहिए, उस जहाँ में मगर मुझको तू चाहिए। ये तू ही नहीं मिल रहा बस। बहुत अच्छा बहुत अच्छा है। मतलब ये भी पता चला कि कवित्री भी हैं आप। हाँ, और साथ में गला भी खराब है। नहीं गला तो बहुत अच्छा है अरे माशाल्लाह। वाह। आप सुनती भी कितना अच्छा है, मुझे बड़ा मजा आया। तो हम लोग बच्चों की बात कर रहे थे और आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आजकल ऑनलाइन पढ़ाई भी बहुत चल रही है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या पेरेंट्स जिन बच्चों से उम्मीद करते हैं कि भाई कुछ कर ले, अरे भाई कुछ कर ले, लेकिन वो बच्चा है कि कुछ करके ही नहीं देता। ऐसी पोजीशन में पेरेंट्स क्या करेंगे? आप सही कह रहे हैं कि हाँ। उसको मोटिवेशन नहीं हाँ। मिल रहा। जो वर्ड है ना मोटिवेशन, मेरा खुद का बेटा मुझसे कुछ दिनों पहले पूछ रहा था कि मम्मा पढ़ाई के लिए मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा। कि मैं क्यों पढ़ूं, क्यों पढ़ूं? हाँ क्यों पढ़ूं। सही। तो मैंने एक चीज देखी कि इसमें क्या है कि उसको छोटी छोटी चीजों के लिए ना पैसे जमा करना अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा कि कोई चिंता की बात ही नहीं, एक पेज पढ़ो, 1 रुपए लो। मोटिवेशन लो। हाँ। तो किसी भी तरह अपनी ये बुक कंप्लीट करो। खुद ही मैं पढ़ाती हूँ जबकि हाँ, उसे, बिल्कुल, हाँ। मतलब ऐसा मैंने कहा मस्ती में, लेकिन उसने मुझे क्वेश्चन पूछा तो मुझे बड़े हंसी आई। मैंने कहा मैं इसे क्या जवाब दूं, इसने तो मुझे वाकई हाँ नहीं जवाब, सत्ते में हाँ, डाल सवाल दिया तो है कि उसका। उसने मुझे कहा कि मुझे पढ़ाई का मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। हाँ। और जबकि अभी वो 7th 8th में पढ़ता है। इसका मतलब ये है कि मोटिवेशन के बिना बच्चे नहीं कर अधूरे सकते। हैं। हाँ, आप ये कहो कर दो, हाँ, नहीं करेगा। कर दो, क्यों करो? अगर क्यों करूं, क्यों करो? क्यों हाँ। करूं, क्या मिलेगा मुझे, क्या मिल बिल्कुल, रहा है। बात आप सही। चाहते हो आईएएस हो, भाई मुझे आईएएस नहीं बनना, नहीं बनना मुझे। डॉक्टर बन जाओ, नहीं मुझे नहीं बनना। हाँ। तो तुम्हें क्या बनना? अगर आप उससे ये कह दोगे अच्छा वही बन जो तू चाहता है, तो हाँ। आपको मोटिवेशन भी देना नहीं पड़ेगा। उसे पता है मुझे क्या करना। फिर आप उससे पूछिए कि तुम क्या करना चाहते हो। अगर उसकी राह ठीक है तो आप उसकी हेल्प करिए, उसको आगे बढ़ने में कि तुम क्या करो, कैसे करो। हाँ। बच्चों को मोटिवेट मुझे लगता है करना पड़ेगा आपको। हाँ। अब वो किस चीज से मोटिवेट होता है, ये जानना माता पिता का फर्ज है कि वो सही राह देखें उसकी कि क्या है। एक बात और आपसे करते वक्त निकली थी कि आपने कहा कि बच्चे पढ़ लेते हैं लिख नहीं पाते हैं, ये क्या पोजीशन है? बच्चे पढ़ लेते हैं लिख नहीं पाते हैं का अर्थ ये है कि मैं खुद अपना ही बताऊं आपको, बच्चों का आजकल बेसिक इतना खराब है कि अगर आप उनसे इंग्लिश में एक्चुअल लिखने को बोले तो नहीं लिख पाएंगे। वो अच्छा। आपसे बात कर लेंगे इंग्लिश में प्रॉपर, अगर आप कहो कि इसको आप जरा एक्सप्लेन करके लिख दो, दे विल अनेबल टू राइट। इसी तरह मैंने देखा है कि हिंदी में इतनी स्थिति खराब है कि अगर आप हिंदी में किसी भी हिंदी मीडियम को अगर आप छोड़ दें तो आप किसी भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे को देख लीजिए, हिंदी में आपको लगभग बच्चे खराब मिलेंगे। हाँ, इंग्लिश और खराब मीडियम के मिलेंगे बच्चे। मतलब उनको मात्रा ज्ञान ही नहीं है। मात्रा ज्ञान नहीं है इंग्लिश के वो बच्चे। जानती हाँ। नहीं कि छोटी की मात्रा कहाँ लगाऊं, बड़ी के आशीर्वाद नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिख कवित्री पाएंगे। नहीं लिख पाएंगे। हाँ, हाँ। चाहे वो 9वीं 10वीं के बच्चे हों, और वही चीज बोर्ड में आप सफर करते हैं। नंबर्स नहीं पहचानते हैं। नंबर नहीं, हाँ। नंबर तो बोल भी 79 नहीं पाते। 89 को क्या है उनको नहीं पता है। 59 नहीं पता 59 होगा, उनको नहीं 69 पता है। नहीं, 79 नहीं तो कहीं ना कहीं हिंदी भी खोती जा रही है इसी उसमें। और वो देश कैसे चलेगा जिसमें अपनी भाषा के लिए प्रेम और ज्ञान नहीं।
ज्ञान नहीं है। वो कैसे चले? लेकिन आजकल तो इंग्लिश बोलना एक बहुत ही फख्र की बात समझी जाती है कि बड़ा काबिल बंदा है, इंग्लिश बोल रहा है, भले ही वो लिख नहीं पा रहा, जैसे आप बता रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हाँ। मैं इसका एक एग्जांपल दूंगी कि रशिया में जैसे ये खारकोव यूनिवर्सिटी, मैंने सुना है कि रशिया में 7 साल का कोर्स होता है, तो पहले साल में वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों को बताते हैं कि आप रशियन सीखो। अब आप कोई भी, आप इंडियन हो, आप पाकिस्तानी हो, आप बांग्लादेशी हो, आप कहीं के भी हो, आप अच्छा। जाओगे, आप 1 साल पहले उनकी लैंग्वेज सीखोगे और फिर जो मेडिकल है ना वो उनकी लैंग्वेज में पढ़ोगे। अच्छा, जी। तो फिर यहाँ क्या करेंगे आके? नहीं, अब फिर आप एक एग्जाम क्लियर करते हैं और आप अपने देश में आते हैं, तो आप तो इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज की मैं बात कर रही हूँ आपसे। पढ़ा है तो वो वही सब पढ़ा रहे हैं जो एक MBBS को पढ़ना है, लेकिन उनको लैंग्वेज सबसे इम्पोर्टेंट है। वो अपनी लैंग्वेज को सर्वोपरि मानते हैं कि लैंग्वेज जिंदा है तो देश जिंदा है। हाँ। ये हमारे को भी करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं सरकार ने NEP 2020 में ये कहा है कि अगर तुम कन्नड़ हो तो कन्नड़ सीख लो, तेलुगु हो तो तेलुगु सीख लो। अपनी लैंग्वेज को जिंदा रखने का सरल तरीका बच्चे हैं हमारे, और अगर आप बच्चों को नहीं सिखा पा रहे तो फिर आप उस लैंग्वेज को, ये सब चीजें प्राइमरी सेक्शन में करी गई हैं। प्राइमरी सेक्शन में NEP 2020 में सरकार द्वारा दिया गया है कि आप अपना लैंग्वेज को सीखो। आपके अच्छा, फिर इसके बाद फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आपके पास ऑप्शन है, फिर आप इंग्लिश भी कर सकते हैं। लेकिन अपनी लैंग्वेज तो खुद पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चा अपनी लैंग्वेज में तो बात करना सीखे। बिल्कुल, नहीं तो आप उसे बचा ही नहीं सकते अपनी लैंग्वेज को। बच्चों के कैरियर से संबंधित बातें हो रही हैं, तो पढ़ लिया बच्चों ने, अच्छा पढ़ लिया, इंटर कर लिया, BA कर लिया, BSc कर लिया, MBA कर लिया, BBA कर लिया, लाइन से सारी चीजें मतलब करते चले जा रहे हैं कि अब भाई BBA हो गया, अब MBA हो गया, उसके बाद कुछ नहीं बचा तो भाई अब हमने रिसर्च कर ली, फिर PhD, अब सब तो कर लिया, उसके बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट हमारे भारत में पूरा है, इसको क्या कहेंगे? मैं वही बात कहूंगी आपसे दोबारा कि सेल्फ स्किल्ड होना, जो अपने आप में अभी सरकार की भी एक योजना चली है, कौशल विकास योजना। कौशल विकास, अपने आप को आपको सेल्फ स्किल्ड करना ही पड़ेगा। अब आप नौकरी, आपको खुद में एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा। आप 4 लोगों के लिए नौकरियां बनाने वाली स्थिति में आए, आप नौकरी ढूंढे नहीं, क्योंकि अब तो दिन ब दिन इसलिए भी क्रूशियल होता जा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ इतनी जनसंख्या है, हर किसी को फाइट करनी है, हर कोई अपनी अपनी स्किल के अकॉर्डिंग आगे भी जा रहा है, तो क्यों ना आप कुछ यूनिक चीज लेकर के आगे चलें, क्योंकि सबको ये चीजें देखनी तो पड़ेंगी। आप ये जो लगातार पढ़ रहे हैं, आप पढ़ने में भी तो कितनी सारी नई चीजों को समझते होंगे, और जब हम नई चीजों को समझ के अपने तरीके से लिखते हैं उसे ही हम रिसर्च कहते हैं। वही परिपक्व रिसर्च है, जब आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, कई किताबें पढ़ी और आपकी समझ में आ गया। जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा आप लिखें तो क्या लिखेंगे, तो मैंने पढ़ा बहुत सारी जगह कि औरंगजेब का कैरेक्टर क्या रहा और दारा शिकोह का क्या रहा, जबकि कोई और भारत का बच्चा नहीं है। एक ही परिवार के 2 बच्चों में अगर ये ना बन के ये बनता, राजा बनता, बादशाह बनता, तो स्थिति क्या डिफरेंट होती? हाँ होती, बिल्कुल डिफरेंट होती। परिवार के लोग टूट गए थे ये जानने के लिए कि दारा शिकोह को राजा बनना चाहिए, पिता भी यही चाहते थे कि दारा शिकोह को बनना चाहिए, बहन भी यही चाह रही है। तो क्यों चाहती है? गुणों के कारण, सबसे ज्यादा गुण। तो मुझे लगता है कि अगर बच्चे में वो हम लोग कहते हैं ना कि बच्चे के पाँव तो पालने में दिख जाते हैं, तो आपके बच्चे में किस चीज की क्वालिटी है आप वो देखिए, है ना। एक बार अक्षय कुमार की एक मूवी देखी थी मैंने कि वो फंस जाता है कहीं, तो उसका गुरु कहता है तुमने अब तक सबसे ज्यादा जो किया हो तुम वो वाला फाइट सीन वो करो। तो बोला मैंने आटा मढ़ा, मैंने सबसे ज्यादा आटा मढ़ा। तो उसने कहा तो फिर तुम यही वाली स्किल लो। अच्छा, हाँ, और उस स्किल को डेवलप करो। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप पैदा हो गए हैं और आप में गुण ना हो। अब वो कौन सा गुण है उसको पहचान कर उसको निखारिए और डिफरेंट तरीके से। और आप देखते हैं आजकल बच्चे हर चीज, चाय का ही ले लीजिए, हम रोज चाय पीते थे, लेकिन अब नए बच्चे जो आए उन्होंने क्या किया कि चाय की सीरीज निकाल दी। अब आपको डिफरेंट काइंड ऑफ चाय मिल रही। एम्प्लॉयमेंट कैसे करेंगे? खुद से करेंगे। तो मुझे लगता है इससे बढ़िया तो और कुछ हो नहीं सकता। चाय और कॉफी को कैफे का रूप दे दिया। इसी तरह आजकल बच्चे से ऐसे हैं, हम खुद चाहते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा, सभी मम्मी पापा ये करते हैं कि बेटा हो या बेटी उनकी इच्छा रहती है कि तुम भाई हम ना हो तो तुम खा तो लो,
हाँ क्योंकि अब हम सिर्फ बेटियों पर भी डिपेंडेंट नहीं, और जिनके बेटी नहीं है वो क्या करें, हाँ तो बेटे को ही करना पड़ेगा। हाँ तो सेल्फ स्किल्ड हर चीज में मुझे लगता है करना हाँ चाहिए, और उससे अगर आप अर्निंग कर पाते हैं तो सोने पे सुहागा। हाँ बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगी उन पेरेंट्स के लिए जिनकी जिद है कि बच्चा डॉक्टर इंजीनियर ही बनेगा? देखिए, बुरा मत मानिएगा, सभी पेरेंट्स चाहते हैं, मैं भी चाहती हूँ, लेकिन मेरा ऐसा कोई दबाव नहीं है। मैं ये सोचकर चलती हूँ अभी से कि अगर वो डॉक्टर है मेरे हस्बैंड, तो मुझे लगता है कि हाँ उसे डॉक्टर बनना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मैंने उसको कई बार देखा है कि वो हिस्ट्री की तरफ मेरा बेटा ज्यादा प्रभावित होता है, कि उसको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि रात में सोते हुए हमने कहानियां हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस आपने पढ़ा हिस्ट्री है? तो हमने तो वही सुनाई, हमने डॉक्टरों की कहानियां तो सुनाई नहीं है। डॉक्टर साहब ने भी नहीं सुनाई। हाँ तो उसकी इच्छा भी अब ये है कि मम्मी मैं तो यही करना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा, वो कहता है मैं यूपीएससी करना चाहता हूँ, कभी कहता है मैं फुटबॉलर बनना चाहता हूँ। तो मैंने मन में सोच लिया है कि अब इसकी क्या फील्ड हो सकती है। अगर ये 12th में अगर ये नहीं करता मेडिकल, तो मैं ये मान के चलती हूँ कि फिर ये सीधे डीयू में जाए, वहाँ अपना ऑनर्स करे ठीक है। और पीएचडी करे, वहीं प्रोफेसर बने। हाँ ये भी ठीक कोई है। बुरी बात नहीं है, बुरी और बात। बिल्कुल सरल स्किल, क्योंकि अब तुम उसी फील्ड में समझने लगे हो चीजों को। नहीं तो तुम यहाँ पढ़ ही रहे हो, तुम तब भी ग्रेजुएशन करो, तुम यूपीएससी क्लियर करने की हाँ कोशिश करो। आर्ट साइड के बच्चे अगर तुम ऐसे करते हो तो यूपीएससी ऐसे करो, ह्यूमैनिटीज लेना चाहते हो तो ऐसे कर लो, नहीं तो मेडिकल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि डिसहार्टेड तो हुए थे थोड़ा सा हाँ होता कि है। ये क्यों मेडिकल में जाना नहीं चाहता, क्योंकि इसके फादर मेडिकल में, हाँ लेकिन दबाव नहीं हम दे दबाव सकते। नहीं दे सकते हम हैं। सोचते हैं कि ठीक है, तुमको जिस चीज में बढ़िया रह करके तुम काम कर सको वो करो तुम, क्योंकि उसकी जीके बहुत अच्छी है, हाजिर जवाब बहुत है, तो जैसा भी रहे। जैसा भी रहे, जी, बच्चों पे छोड़ दें और थोड़ा सा उन पर नजर रखें। पॉलिशिंग तो करना हाँ पड़ेगा। उन पर नजर रखें कि वो क्या कर रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि कुछ तो करना ही है। कुछ तो करना हाँ पड़ेगा। वे कहें कि ये कुछ नहीं करेगा तो नहीं चलेगा, कुछ तो करना कुछ तो करना हाँ, कुछ पड़ेगा, तो लेकिन करना जो पड़ेगा। करो फिर उसे तुम अच्छे तरीके करके से दिखाओ पूरा। करो। उसे करके दिखा दो कि ये कर लिया। बिल्कुल। आप जो कि टीचर हैं, आपने जगह जगह काम किया है, एसआरएमएस में या इन्वर्टिस में और बरेली कॉलेज में, तो एक टीचर का जो दायरा होता है, क्या उसको कहीं ना कहीं मैनेजमेंट लिमिटेड करने की कोशिश करता है? डायरेक्टली मैनेजमेंट तो कम पार्टिसिपेट करते हैं। आपके एचओडी, डीन्स, वो जो अपने हर एक का सोचने का अपना अपना दायरा। बिल्कुल। इसी तरह जो प्रोफेसर होता है उसका भी सोचने का अपना एक दायरा होता है, वो अलग तरीके से सोचता है और हर कोई अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग सोचता है। मैं इसमें आपको एक एग्जांपल दूंगी कि मेरा एक स्टूडेंट था, कुश कुकरेती इन्वर्टिस में ही मेरे पास पढ़ता था वो बच्चा, बीए बीएड में। तो मेरे से जरूर ये कहा गया था कि इतने छोटे बच्चे हैं, अभी बीए बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, इनको रिसर्च पेपर की अभी नहीं नॉलेज है, ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो बच्चे हमारी बात को समझ पाते थे, वो बीएससी बीएड थर्ड ईयर का बच्चा था, उसके कम से कम 3 रिसर्च पेपर मेरे साथ पब्लिश हुए हैं बच्चे के। उसका डायरेक्ट फायदा उसको ये हुआ कि उसको जामिया मिलिया में, जहाँ सिर्फ 25 सीट होती है, उस एक बच्चे को इसी एक बेस पर चुना गया। हाँ कि आपके रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, हम सिर्फ आपको आपके लिए यहाँ ले रहे हैं। और अब उसका फायदा ये है कि जामिया मिलिया की पढ़ाई बहुत अच्छी है, बिल्कुल। उसका जेआरएफ नेट क्वालिफाई हो गया है और अब वो बच्चा अपना पीएचडी कर रहा है। तो मुझे लगता है कि कई बार टीचर्स को पंख देने दीजिए। हाँ वो अपने अकॉर्डिंग भी शेप करता है बच्चों को। हाँ हाँ बिल्कुल। पहले हमें ऑब्जर्वर बन के सिर्फ ऑब्जर्व कर लेना चाहिए, फिर मुझे लगता है टीचर कभी बच्चे का नुकसान नहीं करना चाहेगा, कभी बुरा नहीं करना चाहेगा। बेशक, सही बात है ये। बाकी मैनेजमेंट के लिए तो बस यही है कि सही चीज को समझने और जानने की उनको पूरी कोशिश करनी चाहिए। हाँ, कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। मेहनत कर रहा है तो उन तक बात पहुंचे। बाकी तो सभी टीचर्स मेहनत तो करते हैं, सभी मेहनत करते अपने बच्चों के लिए। रिजल्ट आता है, भले देर से आए लेकिन आता तो है रिजल्ट। बिल्कुल हम अपने बच्चों के लिए ही इतनी मेहनत करते हैं। मैम, मैंने 6 बच्चे पिछले साल शायद मैंने पढ़ाए थे जो ह्यूमैनिटीज के थे, सारे के सारे बच्चे इस समय डीयू में पढ़ रहे हैं। सबका एडमिशन डीयू में हो चुका है। टीचर मेहनत करता है, एक बार भी बच्चा अपने मुंह से कह देता है कि ये मेरे टीचर हैं, इन्होंने मेरे लिए मेहनत की, हमारा हो गया। मेहनत हमें इससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। आपका काम है बच्चे बनाना और फिर उसको बस छोड़ दें, उनको विंग्स अपने आप बनाने।
जो ये पेरेंट्स, जो बच्चे पेरेंट्स के लिए कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स का बहुत दबाव रहता है, मैं कहती हूँ आप कहीं ना कहीं खुशनसीब हैं कि आपके पेरेंट्स हैं, और कहीं ना कहीं आप खुशनसीब हैं कि आपके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि आप कुछ करें। क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स ये कह दें कि बस कैसे भी करके तुम 14 के हो और शादी करो, तो भी आप नहीं जी सकते। या तुम 16 के हो जाओ भाई शादी करो 10वीं 12वीं करके, तो भी आपको लगेगा कि मैं कहाँ चली गई। तो मैं स्पेशली बेटियों के लिए कहना चाहती हूँ कि अगर दुल्हन बनाने पूर्व सक्षम भी बनाते तो मुझे जलना नहीं पड़ता किताबें ना जलाते तो। कलेक्टर जो खरीदा आपने अब कर्ज लेकर के, कलेक्टर जो खरीदा आपने अब कर्ज लेकर के, वो बन तो मैं भी सकती थी मुझे आगे पढ़ाते तो। वाह क्या बात है, मैं मुझे आगे पढ़ाते तो। सुना है बेटियां आंगन की चिड़िया होती हैं बाबा, मुझे सुना है बेटियां आंगन की चिड़िया होती हैं बाबा, मुझे खूंटे से क्यों बांधा, मुझे उड़ना सिखाते तो। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है सभी बच्चों से, अपने माता पिता को आप विलेन मत समझे, अपने माता पिता को तारनहार समझे। थोड़ा सा माता पिता से रिक्वेस्ट है कि बहुत एग्रेसिव ना हो जाए बच्चों के उद्देश्य को लेकर के, थोड़ा उन्हें प्यार से समझाएं, क्योंकि आखिरकार में दुनिया पैसे से ही चलती है, और जब तक माता पिता हैं तभी तक पैसे हैं। वाह क्या बात कह दी आपने कि जब तक माता पिता हैं तभी तक पैसे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद है कि हमारे जो व्यूअर्स आपको सुनेंगे तो उनको भी बहुत कुछ फायदा पहुंचेगा। आप यहाँ इतना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।